बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। पैथोफिजियोलॉजी में हमने इसका जो 4th चैप्टर है वो स्टार्ट किया है। उसका पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसकी लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी। वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा था कि रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है। इसके मैकेनिज़म्स हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिटेल से पढ़े थे। और हमने कहा था कि जब इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाती है तो उसके रिज़ल्ट में या तो नेक्रोसिस होती है और या तो एपोप्टोसिस होती है। तो अभी पढ़ेंगे कि नेक्रोसिस जब होती है तो किस तरीके से होती है, ये इसकी डिफिनीशन, इसका मैकेनिज़्म क्या है। नेक्रोसिस डिफिनीशन: द डेथ ऑफ लिविंग सेल आर टिश्यू आर कॉल्ड नेक्रोसिस। जब किसी लिविंग सेल या लिविंग टिश्यू की डेथ हो जाती है तो उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। The term necrosis was first used by morphologists refer to a series of changes that accompany cell death. फर्स्ट टाइम नेक्रोसिस जो है ये एक मॉर्फोलॉजिस्ट ने यूज़ किया था। उसने मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस, जो सीरीज़ ऑफ चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से सेल डेथ हो जाती है, उनके लिए नेक्रोसिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। लार्जली रिजल्टिंग फ्राम द डिग्रेडेटिव एक्शन ऑफ द एंजाइम ऑन लीथली इंजर्ड सेल। इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम होते हैं वो जो इंजर्ड सेल होता है, जब सेल इंजरी हो जाती है तो उन एंजाइम उस पे लार्जली डिग्रेडेटिव एक्शन करते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं। जब उसको डिग्रेड करते हैं तब नेक्रोसिस हो जाती है। नेक्रोटिक सेल आर अनएबल टू मेंटेन मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। जो नेक्रोटिक सेल होते हैं वो इस काबिल नहीं होते कि अपने सेल मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी होती है, उसकी जो कायमियत होती है, यानी जो उसकी इंटीग्रिटी होती है, उसको मेंटेन नहीं रख पाते। एंड दियर कंटेंट ऑफन लीक आउट, और उसके जो कंटेंट होते हैं वो लीक आउट हो जाते हैं। The enzyme responsible for digestion of cell are derived either from the lysosomes of the dying cells themselves or from the lysosomes of leukocytes that are recruited as a part of the inflammatory reaction to the dead cell. अब इसकी जो डिग्रेडेशन हो जाती है यहाँ पे जो इसकी एंजाइम, जो इसके डाइजेशन के लिए, इन सेल्स की डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कहाँ से आते हैं। वो दो जगहों से आ सकती है। एक तो इस सेल के ख़ुद के जो लाइसोसोम्स होते हैं, डाइंग सेल के लाइसोसोम्स, वहाँ से एंजाइम जो है वो सिक्रीट होती है, रिलीज़ होती है, जो कि इस सेल को ख़ुद डाइजेस्ट कर लेते हैं। और एक तो जो ल्यूकोसाइट होते हैं, जो कि रिक्रूटेड का मतलब ये है कि ये यहाँ पे एज ए सिपाही आ जाते हैं। यहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, तो इन्फ्लेमेशन के एरिया पे काम करने के लिए ल्यूकोसाइट जो है वो यहाँ पे पहुँच जाते हैं। और जब वो यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो उनके लाइसोसोम्स से एंजाइम रिलीज़ होते हैं, और वो भी इस सेल की डाइजेशन जो है इसमें हेल्पफुल होते हैं। वो इस डेड सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। काजेज़ ऑफ सेल नेक्रोसिस: अब सेल नेक्रोसिस की काजेज़ क्या है। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेल डेथ आर वायरस, इस्कीमिया, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, हाइपर सेंसिटिविटी एंड आयोनाइजिंग रेडिएशंस। अब सेल डेथ की जो मेन काजेज़ होते हैं वो उनमें वायरस शामिल है। वायरसेस जब सेल में आ जाती है तो उनकी वजह से सेल नेक्रोसिस हो सकती है। मुख्तलिफ़ किस्म के सीवियर इन्फेक्शन काज कर देते हैं, जिसको फिर सेल जो है कम्बेट नहीं कर पाती, सेल इंजरी हो जाती है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाती है, जिसके बाद जो है नेक्रोसिस हो जाती है। इस्कीमिया जब लॉन्गर टाइम के लिए हो, ब्लड सप्लाई ब्लॉक है, तो उस वजह से नेक्रोसिस हो जाती है। बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की वजह से नेक्रोसिस हो जाती है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से भी, इम्यून सिस्टम जब हाइपर सेंसिटाइज्ड हो तो उसकी वजह से भी नेक्रोसिस हो सकती है कि इम्यून सिस्टम के सेल जो है वो ख़ुद के सेल्स पे एक्ट कर लेते हैं, सीवियर रिएक्शन काज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल नेक्रोसिस हो जाती है। और जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं, हाईली आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से भी सेल नेक्रोसिस हो जाती है।
मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन नेक्रोसिस। अब जब नेक्रोसिस की हम बात करते हैं तो उसकी मॉर्फोलॉजी में, उसके शेप में कौन से चेंजेस आ सकते हैं? द चेंज डजंट अपीयर इन द इन्फेक्टेड सेल बाय लाइट माइक्रोस्कोपी बिफोर 2 to 6 आवर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द अफेक्टेड टिश्यू। इस अफेक्टेड टिश्यू के टाइप के मुताबिक अगर हम लाइट माइक्रोस्कोपी के थ्रू देखना चाहें यहाँ पे जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है, तो हम वो 2 to 6 आवर से पहले नहीं देख सकते। 2 आवर के बाद या ऐसा भी हो सकता है कि 6 आवर के बाद जो है वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अपीयर होना स्टार्ट कर ले, जिनको हम 6 आवर के बाद अगर लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो देख सकते हैं, इससे पहले नहीं देख सकते। क्लास डिफरेंट बिटवीन नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों से कि नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में क्या फ़र्क है। तो ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया कि नेक्रोसिस जो है वो एक ऐसी सेल डेथ दोनों सेल डेथ होते हैं, एपोप्टोसिस भी नेक्रोसिस भी। लेकिन नेक्रोसिस एक ऐसी सेल डेथ होती है जिसमें इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाती है, तो उसके रिज़ल्ट में जो ना चाहते हुए सेल की डेथ हो जाती है उसको हम कहते हैं नेक्रोसिस। और जो चाहते हुए एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है उसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। मतलब कि एक प्रोग्राम के तहत जो है सेल्स की डेथ हो जाती है और दोबारा नए सेल्स जो है उनकी जगह पैदा हो जाते हैं। एपोप्टोसिस का आप लोगों को डिटेल से बताया है। एपोप्टोसिस डिस्क्राइब्ड बाय केर एटाल इन 1970s। केर एटाल के लोगों ने, जो इस ग्रुप के मेंबर्स थे, उन्होंने एपोप्टोसिस को 1970s में डिस्क्राइब किया था। इज़ ए ग्रीक वर्ड मीनिंग फॉलन अपार्ट। ये क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फॉलन अपार्ट, मीन्स टूट गया, ख़त्म हो गया। इट इज़ डिफाइंड एज मैटर ऑफ सेल डेथ। इसे हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि ये सेल डेथ के मैटर्स है। मतलब सेल क्या हो गया? सेल ख़त्म हो गया, फॉलन अपार्ट हो गया, मतलब टूट गया। Affecting single cell is scattered in a population of healthy cells। अब इसमें इस तरह होता है स्टूडेंट्स के सिर्फ एक सेल, जो पॉपुलेशंस ऑफ सेल होती है ना, पॉपुलेशंस ऑफ सेल में जो सिंगल टाइप ऑफ सेल्स फैले हुए हैं, स्कैटर्ड हुए हैं, ये सिर्फ उनको इफेक्ट करती है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि हमारे जो ब्लड सेल्स है उनकी एग्जांपल ले ले। हमारे जो WBCs है उनकी लाइफ स्पेन क्या है? उनकी लाइफ स्पेन जो है वो 8 आवर्स तक उनकी लाइफ स्पेन होती है। तो हर 8 आवर्स में क्या होता है, वो WBCs जो है वो डेथ उनकी हो जाती है और दोबारा पैदा हो जाते हैं। तो अभी ये WBCs अकेले तो नहीं है, इसके साथ RBCs भी है ब्लड में, इसके साथ प्लेटलेट्स भी है। लेकिन ये जो है इनका पता होता है कि किस टाइम किन को किल होना है, तो इसका पता होता है। तो इस पॉपुलेशन में जिसमें RBCs भी है, प्लेटलेट भी है, सिर्फ इसमें WBCs जो है सिंगल टाइप ऑफ सेल जो है यहाँ बिखरे हुए हैं, अब उनकी डेथ हो जाती है और दोबारा वो पैदा हो जाते हैं। इसी तरह RBCs की एग्जांपल ले ले तो हर 120 डेज़ बाद जो है इन ग्रुप ऑफ सेल्स में, यानी इसमें प्लेटलेट भी शामिल होते हैं, इसमें WBCs भी शामिल होते हैं। तो इनमें से ये पता होता है, प्रोग्राम्ड होता है इनके लिए कि इनका 120 डेज़ हो गया है, तो सिर्फ इसमें जो बिखरे हुए RBCs है वो उनकी डेथ हो जाती है और दोबारा से वो नए पैदा हो जाते हैं। इट इज़ ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रिक्वायरिंग एनर्जी। ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, हमारे बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी होती है और इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी रिक्वायर इसको होती है। वन एग्ज़ाम्पल इज़ द डाउन रेगुलेशन ऑफ P53। इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये है कि जब P53 ये एक प्रोटीन है, प्रोटीन के लिए एक एक्सप्रेशन है, इसकी जो डाउन रेगुलेशन होती है। स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि प्रोटीन्स जो है, हमें पता है कि प्रोटीन्स जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस के थ्रू, जब ये न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स होते हैं वहाँ पे इसके लिए मैसेजेस बनते हैं, एक्सप्रेशन बनते हैं, फिर ये इस मुख्तलिफ़ मैकेनिज़्म ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के थ्रू पैदा होते हैं। तो जब इनकी एक ख़ास मकदार होती है, प्रोटीन्स की भी ओवर प्रोडक्शन नहीं होनी होती है। जब ये एक ख़ास मकदार तक पहुँच जाते हैं, इस ख़ास मकदार तक
बन जाते हैं तो फिर ये P53 जो कि एक्सप्रेशन है प्रोटीन्स के लिए, इसकी डाउन रेगुलेशन हो जाती है। हमारे बॉडी के अंदर ये पता चल जाता है कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, अभी पूरे प्रोटीन बन गए हैं, तो अब इसकी डाउन रेगुलेशन हो जाती है। जब इसकी डाउन रेगुलेशन हो जाती है तो फिर जब ये सप्रेस हो जाती है तो फिर प्रोटीन की सिंथेसिस भी इनहिबिट हो जाती है। और जब प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाती है तो जिस सेल के अंदर प्रोटीन की जो सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है तो फिर वो सेल जो है फर्दर ग्रो नहीं कर पाता। अभी आप देख ले कि आरबीसीज़ की 120 डेज़ हो गए, अब उनको डेथ होना है, तो उनके डेथ के लिए ज़रूरी है कि उनमें प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसको रोका जाए। तो अब वहाँ के जो एक्सप्रेशन है P53 ये डाउन रेगुलेशन के थ्रू रुक जाती है। जब ये रुक जाती है तो फिर आगे प्रोटीन की सिंथेसिस इनहिबिट होती है। प्रोटीन की सिंथेसिस जब सेल के अंदर इनहिबिट हो जाती है तो इसके जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो इफ़ेक्ट होते हैं, और जब वो इफ़ेक्ट होते हैं तो ये सेल फर्दर ग्रो नहीं कर पाता और ये इसकी डेथ हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि ये एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ यानी एपोप्टोसिस है। इसके 2 स्टेजेस होते हैं, आपने याद करने हैं स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ के लिए कि डाइंग प्रोसेस है एक और एक एलिमिनेशन प्रोसेस है। पहले डाई होते हैं ये सेल्स प्रोग्रामिंग के थ्रू और फिर प्रोग्रामिंग के थ्रू ये एलिमिनेट भी हो जाते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एपोप्टोसिस, अब इसकी मैकेनिज़्म क्या है, किस मैकेनिज़्म के थ्रू एपोप्टोसिस होती है। सबसे पहले सेल की श्रिंक्रेज हो जाती है, उसके बाद क्रोमेटिन कंडेंसेशन एंड डिग्रेडेशन, जो क्रोमेटिन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिन होते हैं उनकी कंडेंसेशन हो जाती है और वो डिग्रेड हो जाते हैं। उसके बाद बबल लाइक ब्लिप्स ऑन दिस सेल सरफेस, सेल के सरफेस पे सेल मेम्ब्रेन पे ब्लिप्स बन जाते हैं, जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में डायग्राम में मैंने आप लोगों को दिखाई थी। फिर इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज़, फिर एपोप्टोटिक बॉडीज़ जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। एपोप्टोटिक बॉडीज़ किसे कहते हैं, ये एक वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर डाइंग सेल के पार्ट्स होते हैं। तो इनको हम जब सेल डाई हो जाता है तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स जो है वेसिकल के अंदर बंद हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ है। टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, अब स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है, ये आप लोगों के एमसीक्यूज़ भी यहाँ से बन सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि आप लोगों को समझने के लिए जानने के लिए ये एक अहम टॉपिक है। सबसे पहला जो टाइप है वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस स्टूडेंट्स किसे कहते हैं, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस जब किसी एरिया पे हो जाती है तो वहाँ इस तरह होता है कि लिखा है कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज अ टाइप ऑफ एक्सीडेंटल सेल डेथ टिपिकली कास्ड बाय इस्कीमिया और इन्फेक्शन। जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है ये एक एक्सीडेंटल सेल डेथ की एक टाइप होती है। मतलब ये कि एक्सीडेंटली कोई सेल डेथ हो जाता है, कोई इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाती है जिसके रिजल्ट में सेल डेथ होती है। ये इसकी काजेस क्या है, या तो इस्कीमिया इसकी काज है या इन्फेक्शन। इस्कीमिया और इन्फेक्शन स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो एक ही चीज़ है, दोनों को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड सप्लाई जो होती है बॉडी के किसी पार्ट को वो उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, तो उसके रिज़ल्ट में वहाँ के टिश्यूज़ की डेथ होती है, तो इसको हम इस्कीमिया या इन्फेक्शन कहते हैं। It is characterized by ghostly dead appearance of cells under light microscopy in the affected area of the tissue। अगर हम उस affected area टिश्यू के affected area को अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो वहाँ पे ghostly appearance होगी। ghostly appearance का मतलब ये है कि वहाँ पे डेथ appearance होगी, इस किस्म का एक डेथ appearance। यहाँ पे देख ले स्टूडेंट्स आप, ये जो ब्लैक appearance है इस किस्म की appearance हमें लाइट माइक्रोस्कोपी के थ्रू मिल जाएगी। न्यूक्लियाई डिसअपियर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे जो न्यूक्लियाई है वो डिसअपियर हो चुकी होगी, बट सेल अपीयर नॉर्मल। लेकिन सेल को बाहर से देखेंगे तो नॉर्मल नज़र आएगी, लेकिन अंदर न्यूक्लियाई डिसअपियर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मायोकार्डियल इन्फार्क्ट ड्यू टू हाइपोक्सिया, जब हाइपोक्सिया की वजह से ऑक्सीजन के सप्लाई की कमी की वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है, तो अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो सेल बाहर से नॉर्मल नज़र आती है, लेकिन
अंदर से जो न्यूक्लियाई होता है वो डिसअपियर होता है, जिसे देख के हम समझ जाते हैं। द ऑर्गन्स कॉमनली अफेक्टेड हार्ट, किडनीज एंड स्प्लीन। अब स्टूडेंट्स आपने एमसीक्यूज़ के लिए ये बातें याद रखनी है कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो है वो कहाँ कॉमन है, वो हार्ट में कॉमन है, किडनीज़ में कॉमन है और स्प्लीन में कॉमन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, जब कोगुलेटिव नेक्रोसिस जिस ऑर्गन में हुई होती है उसको अगर हम ग्रोसली देखें ना अपने नेक्ड आईज़ से, तो वो इस किस्म की नज़र आती है कि पेल कलर का वो नज़र आता है वो एरिया, और उसमें वो एक फार्म सा नज़र आता है। मीन्स कि उसको देख के लगता है कि एक इस तरह सख्त सा बना हुआ वो नज़र आता है। अगर माइक्रोस्कोपिकली उसको देखा जाए तो जो न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक डिटेल होते हैं ना, कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो जितनी चीज़ें होते हैं न्यूक्लियस, तो वो लॉस हो चुकी होती है, वो हमें नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन की डिग्रेडेशन हुई होती है, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स है वो हमें मालूम नहीं होते। दूसरे नंबर पे है स्टूडेंट्स लिक्विफिकेशन या लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस। स्टूडेंट्स जहाँ पे भी लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस की अगर बात आए तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे दो चीज़ें कॉमन होती है, एक ऑटोलाइसिस और दूसरा हेट्रोलाइसिस। यहाँ पे जो लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस होती है इसमें ऑटोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस कॉमन होती है। ऑटोलाइसिस इसके ख़ुद के जो जितने इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनके थ्रू इसकी लाइसिस स्टार्ट हो जाती है, और जो हेट्रोलाइसिस मीन्स के जो दूसरे जो माइग्रेंट जो ल्यूकोसाइड होते हैं, जो कि इस एरिया की यहाँ पे इंजरी हो चुकी होती है ना, तो ल्यूकोसाइड यहाँ पे आ रहे होते हैं जो WBCs है, तो उनके लाइसोसोम्स भी इनको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो ये टू चीज़ें यहाँ कॉमन है कि यहाँ पे ऑटोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस दोनों होती है। अब ये जो नेक्रोसिस है, जो लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस है, आमतौर पर जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, सीवियर बैक्टीरियल फंक्शन इन्फेक्शन या सीवियर फंगल इन्फेक्शन, तो उनमें ज़्यादातर लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस हो जाती है। यहाँ पे सेल्स और टिश्यूज़ जो है वो उनकी डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद इस एरिया में लिक्विफिकेशन होती है, मीन्स के लिक्विड यहाँ पे जमा हो जाती है। जो डेड टिश्यूज़ है वो सॉफ्ट हो जाते हैं और उसके सराउंडिंगली सम सॉर्ट ऑफ लिक्विड मटेरियल जो है वो आ जाता है। ये क्यों होता है, यहाँ पे लिक्विड मटेरियल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ऑटोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस होती है। इस वजह से यहाँ के बीच में उसके दरमियान में सेल होती है जो कि सॉफ्ट बन चुकी होती है, और इसके इर्द गिर्द जो है सम सॉर्ट ऑफ लिक्विड जो है वो आ जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है कि इज़ ए टाइप ऑफ नेक्रोसिस दैट अकर ड्यू टू ऑटोलाइटिक एक्शन ऑफ एंजाइम दैट कन्वर्ट द प्रोटीन ऑफ द सेल इनटू द लिक्विड। देखिए लिखा है कि ये एक ऐसी टाइप ऑफ नेक्रोसिस है जिसमें ऑटोलाइसिस होती है। जब एंजाइम यहाँ पे ऑटोलाइसिस करते हैं, ख़ुद के एंजाइम्स खुद के टिश्यू पे एक्ट करते हैं, उसकी लाइसिस करते हैं, तो वहाँ पे वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं लिक्विड में। नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर डिसअपियर, इसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर होता है वो डिसअपियर हो जाती है। फॉर एग्जांपल इस्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ द ब्रेन। इसकी एग्जांपल क्या है? जब इस्कीमिक नेक्रोसिस हो जाती है ब्रेन की, तो वो लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस की एग्जांपल है। जब ब्रेन को इस्कीमिया हो जाता है ब्रेन टिश्यूज़ को, तो वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाती है, और जब वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाती है तो उस टिश्यू की जो टिश्यू सॉफ्ट बन के उसके इर्द गिर्द सम सॉर्ट ऑफ लिक्विड मटेरियल आ जाता है, तो इसको हम लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस ऑफ द ब्रेन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन एंड पस फॉर्मेशन इज़ आल्सो प्रेजेंट। इसमें इन्फ्लेमेशन भी होती है और पस फॉर्मेशन भी कॉमन है। स्टूडेंट्स ये पिक्चर जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, ब्रेन टिश्यू में लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस आप लोगों को दिखाई गई है। देखें, इसको देखने से ये जो है पेल भी नज़र आ रही है, और यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ लिक्विड जो है वो भी दिखाई दे रही है। तो स्टूडेंट्स ये जो लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस है, अगर इसमें से एमसीक्यूज़ बनते हैं तो ऐसे एमसीक्यूज़ बनेंगे कि जनरली ये कहाँ कहाँ पे हो सकती है। तो जनरली लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस जो है ये ब्रेन में हो सकती है, जो कि मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा पेंक्रियास में हो सकती है, और जो जितने भी टिश्यू जो है जहाँ पे प्रोटीलाइटिक एंजाइम रिच हो, ज़्यादा हो, तो वहाँ पे जब नेक्रोसिस होती है तो वो लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस होती है।
अब थर्ड नंबर पे है कैसियस नेक्रोसिस। कैसियस नेक्रोसिस क्या होता है? चीज़ी नेक्रोसिस, नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर गोन बट ग्रेनुलर मटेरियल रिमेंस। स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ी नेक्रोसिस हम ये जो कैसियस नेक्रोसिस है, इसमें चीज़ी लफ्ज़ इसके लिए चीज़ी नेक्रोसिस लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पे एक मटेरियल फाइंड आउट होता है जो कि पनीर की तरह होता है शक्ल में, तो इसलिए इसको यहाँ पे कहते हैं कि चीज़ी नेक्रोसिस। ये स्टूडेंट्स, ये जनरली जो ट्यूबरक्लोसिस होती है, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन, यानी जो ट्यूबरक्लोसिस की इन्फेक्शन होती है, और जो सिफिलस होती है, सिफिलाइटिक इन्फेक्शन यानी सिफिलस की जो इन्फेक्शन होती है, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है सिफिलस। तो इन कंडीशन में एक पनीर की तरह एक मटेरियल जो है वो उन अल्सर्स में जो अल्सर सिफिलिस की वजह से या ट्यूबरक्लोसिस की वजह से जो ज़ख़म बने हैं, उन ज़ख़म में चीज़ी मटेरियल जो है वो नज़र आती है। वो इसलिए वहाँ पे जो है पैदा होती है, क्योंकि जो इन्फेक्शन होती है ट्यूबरक्लोसिस और सिफिलिस की वजह से, तो उसके रिज़ल्ट में ये चीज़ी मटेरियल पैदा होती है और दिखाई देती है, इसलिए इसको चीज़ी नेक्रोसिस कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि सेल स्ट्रक्चर जो है वो सेल की स्ट्रक्चर जो है वो सही से नहीं होती, मतलब कि वो ख़त्म हो चुकी होती है, लेकिन जो ग्रेनुलर मटेरियल है उसमें वो जो ग्रेन्यूल्स वगैरह है वो दिखाई देते हैं, वो बचे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यह कहाँ हो सकती है? तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो है, पल्मोनरी टीबी, तो वहाँ पे जब इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, जब सेल डेथ होगी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, तो वहाँ पे जो है कि कैसियस नेक्रोसिस हो सकती है, जिसे हम चीज़ी नेक्रोसिस भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कोगुलेटिव एंड लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस। ये जो नेक्रोसिस होती है ये कम्बिनेशन होती है, इसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस भी होता है और लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस भी होती है। एंड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ सॉफ्ट ड्राई चीज़ी नेक्रोटिक मटेरियल लाइक कोगुलेटिव नेक्रोसिस। और इसको हम किस तरीके से हमें मालूम होती है कि इसे हम किस तरीके से पहचान लेते हैं कि ये कैसियस नेक्रोसिस है? तो इसमें एक सॉफ्ट, एक ड्राई सा, एक पनीर की तरह एक नेक्रोटिक मटेरियल मिल जाता है, जिसे देख के हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैसियस नेक्रोसिस है। ए टाइप ऑफ टिश्यू डेथ इन विच ऑल सेलुलर आउटलाइन इज़ लॉस्ट। ये एक ऐसी टाइप ऑफ टिश्यू डेथ है जिसमें सेल की जो आउटलाइनिंग होती है वो सारा कुछ लॉस हो चुका होता है। यहाँ पे ये लंग्स की पिक्चर आप लोगों को दिखाई गई है स्टूडेंट्स। टीबी लंग, लार्ज एरिया ऑफ कैसियस नेक्रोसिस, एरिया येलो वाइट एंड चीज़ी अनप्लीजेंट। ये टीबी लंग है, ट्यूबरक्लोसिस वाला लंग है, जिसमें जो कि हद से बढ़ गया है और लार्ज एरिया नेक्रोसिस हो गई है, और ये एरिया येलो कलर का और येलो कुछ वाइट कुछ येलो दिखाई देता है, और ये अनप्लीजेंट है, मीन्स के इसमें से जो बू आ रही होगी वो भी एक अनप्लीजेंट बू होगी। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब फेट नेक्रोसिस है। फेट नेक्रोसिस इज़ ए नेक्रोसिस ऑफ एडिपोज टिश्यू इंक्लूडिंग टू टाइप्स। आप लोग नाम से ही आप लोग जान गए होंगे कि फेट नेक्रोसिस है। फेट नेक्रोसिस है तो ज़ाहिरी सी बात है कि जो एडिपोज टिश्यू होंगे वहाँ पे जो है फेट नेक्रोसिस होती है। तो इसके टू टाइप्स है, एक है ट्राउमेटिक फेट नेक्रोसिस और दूसरा है एंजाइमेटिक फेट नेक्रोसिस। ट्राउमेटिक फेट नेक्रोसिस किस तरह की होती है? कास्ड बाय ट्रामा टू एडिपोज टिश्यू। अगर एडिपोज टिश्यू में कोई ट्रामा आ जाए, उसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाए, तो इसे हम कहते हैं ट्राउमेटिक फेट नेक्रोसिस। जैसा कि ब्रेस्ट है और सबक्यूटेनियस टिश्यू है, इनमें कोई ट्रामा आ जाए और उस ट्रामा की वजह से यहाँ पे सेल डेथ हो जाए, तो इसको हम कहेंगे कि ये ट्राउमेटिक फेट नेक्रोसिस है। एंजाइमेटिक फेट नेक्रोसिस किस तरह की होगी? विच अकर इन केस ऑफ एक्यूट हेमोरेजिक पेंक्रियाटाइटिस। जब एक्यूट हेमोरेजिक पेंक्रियाटाइटिस होगी और उस वजह से जो सेल डेथ होगी, उसको हम कहेंगे कि ये एंजाइमेटिक फेट नेक्रोसिस है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्यूट हेमोरेजिक पेंक्रियाटाइटिस की बात आ गई, तो ये एक इन्फ्लेमेशन होता है पेंक्रियाज का। ये ओफन सडनली और क्विकली जो है वो अकर होती है।
लेकिन कभी कभी सम केसेस में इस तरह होता है कि ये फेटल भी हो सकती है। जो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस होता है ये जब पेंक्रियास जो है अनएक्सपेक्टली स्वालो हो जाता है तो उस टाइम जो है ये एक्यूट हिमोरेजिक पेंक्रियाटाइटिस जो है वो हो जाती है। मतलब कि एक्यूटली सडनली हो जाती है। पहले ऐसा होता है कि पेंक्रियास अनएक्सपेक्टली स्वालो हो जाता है। स्वालो होने के बाद वहाँ पे हिमोरेज यानी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और एक सीवियर काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन हो जाती है पेंक्रियास की। इसकी अगर काजेस को हम देखें तो इसके लिए कुछ मेन रिस्क फैक्टर्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को गाल स्टोन है, कोई अल्कोहल सीवियर अल्कोहलिज़म कोई कर रहा है, या टाइप 2 डायबिटीज़ किसी को है, या मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स हो सकते हैं जिनकी वजह से एक्यूट हिमोरेजिक पेंक्रेटाइटिस हो सकती है, जिसमें क्लोरोथायाजाइड एक ड्रग है जो कि एज ए डायूरेटिक हम उसे यूज़ करते हैं, एज ए हाइपरटेंसिव ड्रग हम यूज़ करते हैं जो कि क्लोरोथायाजाइड इसका नाम है। इस ड्रग की वजह से भी देखा गया है कि एक्यूट हिमोरेजिक पेंक्रेटाइटिस हो गई है। और एक और ड्रग है जिसको हम मीथेडोस्टेरनोलोन जिसे हम कहते हैं, मीथेडोस्टेरनोलोन। ये एक ऐसी ड्रग होती है स्टूडेंट्स जो स्टेरॉइड्स ड्रग्स में से एक ड्रग है जिसको मुख्तलिफ रीज़न से दी जा सकती है। चूँकि स्टेरॉइड है तो इससे भी देखा गया है कि कभी कभार जो है एक्यूट हिमोरेजिक पेंक्रेटाइटिस हो गई है। तो जब एक्यूट हिमोरेजिक पेंक्रेटाइटिस हो जाती है तो इसके रिज़ल्ट में एंजाइमेटिक फेट नेक्रोसिस हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक डक्ट, तो क्या होता है जब एक्यूट हिमोरेजिक पेंक्रियाटाइटिस हो जाता है तो पेंक्रियाटिक डक्ट जो है उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, लीड टू रिलीज ऑफ लाइपेज, जिसकी वजह से लाइपेज जो एंजाइम है वो रिलीज़ हो जाती है, विच स्प्लिट द फैट सेल ऑफ द ओमेंटम, जो कि जो फैट सेल्स होते हैं ओमेंटम के उनको स्प्लिट कर देते हैं। ओमेंटम क्या है स्टूडेंट्स? ये एक लार्ज फ्लैट एडिपोज टिश्यू लेयर है जो कि जो इंटरनल पेरिटोनियल ऑर्गन्स होते हैं, इंटेस्टीन वगैरह, इनके ऊपर ये होता है, इनके सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो इसकी जो है यहाँ ये भी ओमेंटम भी एक एडिपोज टिश्यू है ना, जो कि हमारे इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन के सरफेस पे ये मौजूद होता है एब्डोमेन में। तो इसकी स्प्लिटिंग शुरू हो जाती है इस लाइपेज की वजह से। जब इसकी स्प्लिटिंग होती है तो फैटी एसिड जो है वो रिलीज़ होते हैं और कंबाइन होते हैं कैल्शियम के साथ, और यहाँ पे चाकी कलर का एक वाइट सा कैल्सिफिकेशन हो जाती है। और फिर यहाँ पे अगर सीवियर कंडीशन आ गई तो टिश्यू डेथ हो जाती है, जिसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। चूँकि ये एंजाइम के एक्शन की वजह से होती है और एडिपोज टिश्यू में है, इसलिए एंजाइमेटिक फेट नेक्रोसिस से हम कहते हैं। यहाँ पे इसकी पिक्चर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फेट नेक्रोसिस इन एक्यूट पेंक्रेटाइटिस लिपिड ब्रेकडाउन। ये जो है एक्यूट पेंक्रेटाइटिस की वजह से हुआ है, यहाँ पे लाइपेज की वजह से लिपिड की ब्रेकडाउन हो गई है। अब 5 नंबर पे है फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। फिब्रिनोइड नेक्रोसिस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? फिब्रिनोइड नेक्रोसिस जो है दिस इज़ कैरेक्टराइज बाय स्वेलिंग, डिसइंटीग्रेशन, इंक्रीज्ड एजाइनोफिलिया ऑफ कोलेजन फाइबर एंड accumulation of mucopolysaccharide and fibrin due to vascular exudation of fibrinogen at the site of lesion। स्टूडेंट्स फिब्रिनोइड नेक्रोसिस जो है इसे हम किस तरह कैरेक्टराइज करेंगे, किस तरीके से हम जानेंगे कि फिब्रिनोइड नेक्रोसिस है? तो कह रहा है कि स्वेलिंग होगी, डिसइंटीग्रेशन यानी टूट फूट होगी, जाइनोफिल्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे नंबर में, जाइनोफिलिया हो जाएगा। और कहाँ होगा? कोलेजन फाइबर्स जो है वहाँ होगा। और जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या है? एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड है जो कि प्रोटीन और कम्प्लेक्स शुगर से, पॉलीसेकेराइड से, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं, जिनको हम म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। म्यूकोपॉलीसेकेराइड और फिब्रिन की एकमुलेशन हो जाती है। फिब्रिन क्या है? फिब्रिन फिब्रोनोजीन की एक एक्टिव फॉर्म है। तो फिब्रिन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड की एकमुलेशन हो जाती है, एज़ोइनोफिलिया हो जाता है और टूट फूट हो जाती है। यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स की स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों होता है? तो लिखा है कि ड्यू टू वास्कुलर
एक्सुडेशन ऑफ फिब्रोनोजन एट द साइट ऑफ लीजन, जब कि कहाँ कहीं कहीं इंजरी हो जाती है, कहीं जख्म बन जाती है, तो वहाँ पे वेजल्स में चलकर फिब्रोनोजन जो है उसकी एक्सुडेशन यहाँ पे हो जाती है। एक्सुडेशन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जो एक्ट ऑफ ऊजिंग आउट है। एक्सुडेट एक फ्लूइड होता है ना जिसमें हाईली प्रोटीन कंटेंट होते हैं। जब ये एक्सुडेट हाईली प्रोटीन कंटेंट वाला फ्लूइड जो है वो ऊज हो जाता है, अपनी जगह से जो है बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो इसको हम एक्सुडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे फिब्रोनोजन जब कहीं लीजन बन जाती है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट करने के लिए ये क्लॉटिंग फैक्टर है तो पहुँच जाती है, जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन, स्वेलिंग, फिब्रिन की एकमुलेशन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की एकमुलेशन हो जाती है और ये सीवियर कंडीशन होता है तो वहाँ पे टिश्यू डेथ हो जाती है, क्योंकि कोलेजन फाइबर्स वहाँ पे मौजूद होती है। इस वजह से हम इसको फिब्रिनोइड नेक्रोसिस कहते हैं। अब इसमें लिखा है कोलेजन डिजीज़, तो कुछ ऐसी डिजीज़ होते हैं, कोलेजन फाइबर्स की डिजीज़ होते हैं, इनसे रिलेटेड डिजीज़, तो उनमें ये कॉमन है कि फिब्रिनोइड नेक्रोसिस हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिहेमेटिक फ़ीवर है स्टूडेंट्स। रिहेमेटिक फ़ीवर का आप लोगों को पता होगा कि ये उस वक्त डेवलप होती है जब एक पेशेंट को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, यानी स्ट्रेप थ्रोट हो या स्कारलेट फ़ीवर इन्फेक्शन हो। ये जब स्ट्रेप थ्रोट हो जाती है ना स्टूडेंट, तो जब उसको ट्रीट नहीं किया जाता है तो उससे स्कारलेट फ़ीवर इन्फेक्शन होती है, जब स्ट्रेप थ्रोट को ट्रीट नहीं की जाती। ये स्कारलेट फ़ीवर इन्फेक्शन भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो इसकी फ़ीचर अगर हम देखें स्कारलेट फ़ीवर इन्फेक्शन की, तो यहाँ पे पूरे बॉडी जो है उस पर ब्राइट रेड कलर के रेशेस पैदा होते हैं और साथ में उसको स्ट्रेप थ्रोट होता है। तो हम समझ जाते हैं कि इसको स्ट्रेप थ्रोट थी, इसकी ट्रीटमेंट नहीं की गई तो इसको स्कारलेट फ़ीवर हो गया, जिसकी वजह से इसके पूरे बॉडीज़ पे रेड रेशेस हो गए हैं। तो जब इन दोनों को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता ना स्टूडेंट, स्ट्रेप थ्रोट को, स्कारलेट फ़ीवर को, तो इसके रिज़ल्ट में रिहेमेटिक फ़ीवर होता है, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे बॉडी के ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है, जिनमें हार्ट शामिल है, जॉइंट्स शामिल है, ब्रेन शामिल है और स्किन शामिल है। तो इन एरिया पे जब रिहेमेटिक फ़ीवर होती है तो उसमें जब नेक्रोसिस हो तो फिब्रोइड नेक्रोसिस जो है वो वहाँ कॉमन होती है। और फिर यहाँ पे रिहेमेटोइड का बता रहा है। रिहेमेटोइड स्टूडेंट्स, ये जो रिहेमेटोइड है ये एक ऑटो रिहेमेटोइड अर्थराइटिस भी कहते हैं हम। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें पेनफुल स्वेलिंग होती है। जो बॉडी का जो पार्ट इफेक्ट होता है वहाँ पे पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा लूपस एरिथ्रोमेटस का बता रहा है। ये जो सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस है ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम्स जो है उनको अफेक्ट करती है। इसके अलावा यहाँ पे पोली आर्टेराइटिस नोडोसा का बताया है। ये एक रेयर डिजीज़ होती है जो कि बहुत कम होती है, लेकिन एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इस इन्फ्लेमेशन होती है, वीकनिंग होती है और डैमेज हो जाते हैं। हमारे बॉडी में जो मीडियम साइज़ आर्टरीज़ होते हैं और जो स्मॉल साइज़ और मीडियम साइज़ आर्टरीज़ होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन, उनकी वीकनिंग और उनकी डैमेज हो जाती है, जिसको हम पोली आर्टेराइटिस नोडोसा कहते हैं। तो ये जो जितने भी हमने कंडीशंस पढ़े, इन कंडीशंस में फिब्रिनोइड नेक्रोसिस हो सकती है। इन वॉल ऑफ ब्लड वेज़ल, कभी कभार जो ब्लड वेज़ल्स के वाल होते हैं वहाँ पे फिब्रिनोइड नेक्रोसिस हो जाता है। तो ये कब हो सकती है? ये इन मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, अगर किसी पेशेंट को मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है यानी एक ख़तरनाक हाइपरटेंशन का मरीज़ है तो उसको फिब्रिनोइड नेक्रोसिस उसके ब्लड वेज़ल्स में हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के एक आर्टरी में फिब्रिनोइड नेक्रोसिस जो है वो हो चुकी है। इसके अलावा जो नंबर 6 है वो है गैंग्रीनस नेक्रोसिस। गैंग्रीनस नेक्रोसिस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? वो नेक्रोसिस जहाँ पे गैंग्रीन भी शामिल हो, इसको हम गैंग्रीनस नेक्रोसिस कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गैंग्रीन क्या है, तो गैंग्रीन को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं स्टूडेंट्स के नेक्रोसिस प्लस इन्फेक्शन प्लस पोर्टिफेक्शन। इसका क्या मतलब है? जब किसी एरिया पे, बॉडी के किसी भी एरिया पे नेक्रोसिस हो जाती है यानी सेल डेथ हो जाती है, तो उसके ऊपर जो मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म्स है वो एक्ट कर देते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया
और उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद वहाँ पे प्यूट्रिफिकेशन हो जाती है। प्यूट्रिफिकेशन जब हो जाती है, प्यूट्रिफिकेशन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, मतलब कि उस एरिया की, उस टिश्यू की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये गैंग्रीन है, मतलब नेक्रोसिस हो गई। नेक्रोसिस के बाद उसी एरिया पे इन्फेक्शन हो गया, जार्म्स वहाँ पे आ गए, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया आ गए। अब उन बैक्टीरिया की वजह से वहाँ पे प्यूट्रिफिकेशन हो रहा है, यानी उस एरिया की डिकम्पोजिशन और उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो इस कंडीशन को हम गैंग्रीन कहते हैं। Gangrene is a tissue destruction. Necrosis result from partial or total loss of the blood supply. Gangrene जो है ये टिश्यू की डिस्ट्रक्शन है, इसमें भी नेक्रोसिस होती है। लेकिन क्यों होती है? क्योंकि इसमें भी अगर टोटल लॉस हो जाए ब्लड सप्लाई की, या पार्शियल लॉस हो जाए, तो उसकी वजह से उस एरिया पे नेक्रोसिस हो जाता है। हाँ स्टूडेंट्स, इस तरह होता है कि जब ब्लड की सप्लाई रुक जाती है ना, तो वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाती है। जब नेक्रोसिस हो जाती है, टिश्यू डेथ हो जाते हैं, तो वहाँ पे कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया उनकी जो है वहाँ पे चले जाते हैं और इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है। फिर इन्फेक्शन के बाद वो उस एरिया को डिग्रेड कर देते हैं, उस एरिया को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो फिर इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये गैंग्रीन है। अब इसकी काजेज़ क्या है? क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है, तो उसकी वजह से गैस गैंग्रीन जो है वो हो सकती है। स्टूडेंट्स, इसके कुछ टाइप्स है, 3 टाइप्स इसके होते हैं। एक को हम वेट गैंग्रीन कहते हैं। वेट गैंग्रीन जो है वो उसे वेट गैंग्रीन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें कुछ फ्लूइड होता है, तो वो वेट नज़र आती है, इसलिए हम उसको वेट गैंग्रीन कहते हैं। और एक ड्राई गैंग्रीन होता है, वो खुश्क होता है, इस वजह से उसे हम ड्राई गैंग्रीन कहते हैं। और एक गैस गैंग्रीन होता है। गैस गैंग्रीन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के गैस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब ड्राई गैंग्रीन जो है ये स्पेशली फुट में होती है। फुट जो होते हैं वो ड्राई गैंग्रीन के लिए स्पेशली ससेप्टेबल होते हैं। और जो वेट गैंग्रीन होता है वो ख़ास करके इंटेस्टीन में, अपेंडिक्स में और लिम्फ्स में होती है। और जो गैस गैंग्रीन है वो किसी भी एरिया पे मसल्स में और लीवर में ख़ास कर गैस गैंग्रीन जो है वो हो जाती है। तो यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो है उसकी वजह से गैस गैंग्रीन होती है। अगर इन कंटामिनेटेड वाउंड, जब वाउंड जो है, ज़ख़म जो है वो कंटामिनेट हो जाए, गंदा हो जाए, उसकी वहाँ पे ये हो सकती है। वार वाउंड, जो जंग में अगर कोई ज़ख़म हो जाए तो उसमें हो सकती है। स्क्रोटम जो होते हैं उसमें गैंग्रीन हो सकती है। जो ऑपरेशन कॉम्प्लिकेशंस, अगर सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस हो जाए स्टूडेंट्स, तो उसमें भी जो है गैंग्रीन हो सकती है। Wet gangrene, diabetic foot, high sugar content in the necrosed tissue, which favor growth of bacteria. स्टूडेंट, जो डायबिटिक फुट होता है, जिसको डायबिटीज़ होती है ना, उनके फुट जो है उसमें इस तरह होता है कि हाई शुगर कंटेंट होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया को फेवर मिल जाता है कि वो आके ग्रो करती है। और जब बैक्टीरिया ग्रो करती है तो उस एरिया में, उस टिश्यूज़ में डिस्ट्रक्शन काज करती है, वहाँ पे उसकी जो है डिग्रेडेशन करती है, डिकम्पोजिशन करती है, उस वजह से वहाँ पे नेक्रोसिस होती है। तो वेट नेक्रोसिस जो है वो फुट में भी हो सकती है, लेकिन जो ड्राई नेक्रोसिस होती है वो ज़्यादातर फुट में होती है। बेड सोर्स जो होते हैं, बेड रिडन पेशेंट ड्यू टू प्रेशर ऑन साइट लाइक सेक्रम, बुटक्स एंड हील्स, जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं जिनका ज़्यादातर जो वो फालिज होते हैं या जो चल फिर नहीं सकते, बेड रिडन होते हैं, तो उनको प्रेशर सोर हो जाता है इस सेक्रम में, बुटक्स में या हील्स में, तो वहाँ पे वेट नेक्रोसिस जो है वो वेट गैंग्रीन जो है वो हो सकती है। यहाँ पे देख ले स्टूडेंट, इंटेस्टीन में ये वेट गैंग्रीन की आप लोगों को पिक्चर दी गई है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटेस्टीन जो है, अपेंडिक्स जो है और लिम्फ्स जो है, ज़्यादातर इनमें वेट गैंग्रीन जो है वो पाई जाती है।
अब ये गैस गैंग्रीन है। गैस गैंग्रीन की स्टूडेंट्स आप लोग पिक्चर देख सकते हैं। ये एक बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के मसल्स में, ख़ासकर लीवर में ज़्यादातर, और मसल्स जहाँ भी है वहाँ पे गैस गैंग्रीन हो सकती है। इसमें इस तरह होता है कि नेक्रोसिस हो जाती है, फिर वहाँ पे इन्फेक्शन, फिर पोटिफ्रेक्शन मतलब कि डिकम्पोजिशन और डिस्ट्रक्शन जब टिश्यूज़ की हो जाती है तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस बनते हैं, गैसेस की प्रोडक्शन होती है। इस तरीके से गैस गैंग्रीन बन जाती है। स्टेजेस ऑफ नेक्रोसिस, यहाँ पे स्टेजेस ऑफ नेक्रोसिस आप लोगों को समझाई गई है स्टूडेंट्स के। पिक्नोसिस है जिसे हम कैरियोपिक्नोसिस भी कहते थे। स्टार्ट में हमने ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर के इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि कैरियोपिक्नोसिस जब न्यूक्लियस की श्रिंकेज हो जाती है और उसके क्रोमेटिन जो है उनकी कंडेंसेशन हो जाती है तो इसको हम कैरियोपिक्नोसिस कहते हैं। कैरियोरेसिस जब न्यूक्लियस की फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, न्यूक्लियस फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं कैरियोलाइसिस। जब न्यूक्लियस की कंप्लीट डिसोल्यूशन होती है, जो ये एक एंजाइम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेसिस एंजाइम, इसके थ्रू ये न्यूक्लियस की कंप्लीट डिसोल्यूशन हो जाती है, इसको हम कैरियोलाइसिस कहते हैं। आपने ये याद रखने हैं इनके डिफिनीशन एमसीक्यूज़ के लिए, और ये एंजाइम का नाम आपने याद रखना है कि कैरियोलाइसिस के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको ये मस्ट याद होना है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेसिस एंजाइम। लोकल इफेक्ट ऑफ नेक्रोसिस, नेक्रोसिस की लोकल इफेक्ट क्या है? स्मॉल एरिया अंडरगोज रिपेयर। एक स्मॉल एरिया जो है वो उसको रिपेयर की, उसमें रिपेयर भी हो सकती है। तो लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ नेक्रोटिक सेल इरिटेट द सराउंडिंग टिश्यू फार्मिंग ए जोन ऑफ इन्फ्लेमेशन। जब नेक्रोसिस हो जाती है तो नेक्रोटिक सेल्स जो होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सराउंडिंग टिश्यू को इरिटेट करते हैं और उसमें एक इन्फ्लेमेशन जोन बना देते हैं। जो नेक्रोसिस हुई है तो ख़ुद वो नेक्रोसिस हुई है, उसके इर्द गिर्द जो नॉर्मल सेल्स है उनमें इन्फ्लेमेशन पैदा होती है तो वहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन जोन बन जाता है। दे कम्युलेटेड न्यूट्रोफिल्स इन द जोन ऑफ इन्फ्लेमेशन सॉफ्टन द नेक्रोटिक टिश्यू। अब जो न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे कम्युलेट हो गए हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो वो क्या करते हैं, उस नेक्रोटिक टिश्यू को सॉफ्ट बना देते हैं एंड मेक इट्स रिमूवल बाय मैक्रोफेजेस, और फिर मैक्रोफेजेस के ज़रिए इसको रिमूव कर देते हैं। एंड ब्लड स्ट्रीम इजी एंड हेल्प द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, और फिर इसको मैक्रोफेजेस और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इसकी रिमूवल कर देते हैं और यहाँ पे जो हीलिंग का जो प्रोसेस है उसमें हेल्पफुल होते हैं। रिपेयर बाय रीजनरेशन और फिब्रोसिस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सेल अफेक्टेड, लेबाइल, स्टेबल या परमानेंट। यहाँ पे जो रिपेयर होती है, जो लोकल अगर नेक्रोसिस हुई है तो एक माइल्ड होती है ना, तो इसमें अगर जो रिपेयर हो जाती है तो वो रीजनरेशन या फिब्रोसिस के थ्रू होती है, यानी स्कार फॉर्मेशन के थ्रू होती है। लेकिन ये सेल पे डिपेंड करता है कि वो सेल लेबाइल है, यानी जो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, स्टेबल यानी लीवर के सेल के जब उन पे कोई स्ट्रेस आ जाती है तब वो रिप्रोड्यूस होते हैं, और जो अगर परमानेंट सेल्स है तो वो फिर ठीक नहीं हो सकते, यानी अगर ब्रेन और हार्ट के सेल्स है तो वो फिर आसानी से ठीक नहीं होते क्योंकि वो परमानेंट होते हैं। इफ़ द नेक्रोटिक एरिया इज़ वाइड, अगर नेक्रोटिक एरिया फैला हुआ है, इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बी रिमूव्ड, तो इसकी प्रोडक्ट जो है वो रिमूव फिर नहीं हो सकती अगर बड़े जगह पे नेक्रोसिस है। एंड ए फिब्रस कैप्सूल फ्राम अराउंड इट इन ऑर्डर टू सेपरेट इट फ्राम द लिविंग टिश्यू। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक फिब्रस कैप्सूल बन जाता है जो कि इसके अराउंड आ जाता है और इसको लिविंग टिश्यू से सेपरेट करता है। एरियाज ऑफ नेक्रोटिक सॉफ्टनिंग इन द ब्रेन बिकम सराउंडेड बाय प्रोलिफेरेटेड न्यूरोग्लिया। यहाँ पे जब अगर ब्रेन में ये नेक्रोसिस हो गई है तो इस नेक्रोटिक जो सॉफ्टनिंग होती है ब्रेन के किसी एरिया में, तो वो कौन करते हैं, वो न्यूरोग्लिया करते हैं। न्यूरोग्लिया यानी जो सपोर्टिंग टिश्यूज़ होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, उनको हम ब्रेन के, उनको हम न्यूरोग्लिया बोलते हैं। और इस कंडीशन को कि ये नेक्रोटिक सॉफ्टनिंग काज करते हैं, इसको हम ग्लियोसिस कहते हैं। ओल्ड अनएब्जॉर्ब्ड
अगर ओल्ड नेक्रोसिस है वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, यानी केशियस लीजन्स एंड फैट नेक्रोसिस यूजुअली बिकम हेविली कैल्सिफाइड। जो केशियस लीजन्स होते हैं यानी केशियस नेक्रोसिस या फैट नेक्रोसिस, उनमें क्या होता है वो हेविली कैल्सिफाइड होते हैं, उनमें कैल्शियम की हेविली एकमुलेशन हो जाती है और वो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है तो हमने जो चैप्टर 2 सेल रेप्टेशन पढ़ी थी उसमें हमने डिटेल से पढ़ा था कि डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन क्या होती है। ये एक डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन वो कैल्सिफिकेशन होती है कि जिसमें यानी एक मेटास्टेटिक होता था, जिसमें नॉर्मली किसी डिजीज़ में नहीं बल्कि ऐसे ही कैल्शियम की ज़्यादा कैल्शियम की इंटेक की वजह से कैल्शियम जमा हो जाती थी, तो उसको हम मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन कहते थे। और डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन वो कि कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है और उसकी वजह से कैल्शियम जमा हो गई है, कैल्शियम की एकमुलेशन हो गई है कैल्शियम साल्ट्स की, तो इसको हम डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन कहते हैं। तो फिर ये ओल्ड ये अनएब्जॉर्ब होते हैं, ये फिर एब्जॉर्ब वगैरह नहीं होते, ये निशान बस इस तरह से रह जाते हैं। व्हेन द नेक्रोटिक टिश्यू इज़ इन्फेक्टेड विथ प्यूटिफ्रेक्टिव ऑर्गेनिज्म गैंग्रीन, जब नेक्रोटिक टिश्यू फिर यहाँ पे कोई प्यूटिफ्रेक्टिव ऑर्गेनिज्म आता है, यानी कोई इन्फेक्शन कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं और यहाँ पे डिकम्पोजिशन और डिस्ट्रक्शन काज करते हैं इस टिश्यू की, तो वो फिर गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। जनरल इफ़ेक्ट्स ऑफ नेक्रोसिस, पूरे जनरली अगर हम देखें तो नेक्रोसिस के क्या इफ़ेक्ट होते हैं। रिलीज ऑफ एंजाइम फ्राम द breakdown of tissue into blood forms the basis of clinical test for diagnosis, for example detection of transaminase in myocardial infarction and liver necrosis in hepatitis। ये क्या होता है जनरली, जब भी नेक्रोसिस हो जाती है तो टिश्यूज़ की ब्रेकडाउन की वजह से ब्लड में मुख्तलिफ़ किस्म की अगर हम क्लिनिकल टेस्ट कर ले ब्लड की डायग्नोसिस के लिए, तो हमें जो ट्रांसएमाइनेस एंजाइम है वो मायोकार्डियल अगर इन्फेक्शन हुई है या लीवर नेक्रोसिस अगर हुई है हेपेटाइटिस में, तो हमें ट्रांसएमाइनेस एंजाइम जो है वो रेस्ट मिलेगी ब्लड में, तो हम जान जाएंगे कि कोई ऐसी कंडीशन है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डेथ प्रोडक्ट टू सर्कुलेशन लीड टू ल्यूकोसाइटोसिस एंड फीवर, जब इनकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है डेथ प्रोडक्ट्स की एब्जॉर्प्शन ब्लड में स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम ल्यूकोसाइटोसिस होता है, यानी ल्यूकोसाइट जो होते हैं उनकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है और फीवर हो जाता है। तो इससे भी हम जान सकते हैं। एलेनिन ट्रांसएमाइनेस या ALT इज़ ए ट्रांसएमाइनेस एंजाइम, इट्स आल्सो कॉल्ड सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमाइनेस SGPT और एलेनिन एमाइनो ट्रांसफेरेज ALAT। ये आप लोगों को एलेनिन ट्रांसएमाइनेस के बारे में बता रहा था कि इसको हम ALT भी कह सकते हैं, SGPT भी कह सकते हैं और इसको हम ALAT भी कहते हैं। ALT इज़ फाउंड इन सीरम एंड इन वेरियस बॉडी टिश्यूज़, ये कभी कभार सिरम में या मुख्तलिफ बॉडी टिश्यूज़ में आ जाती है, बट इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द लीवर, लेकिन ये कॉमनली जो है इसकी एसोसिएशन किससे है, लीवर से है। इट कैटेलाइज ए कम्युलेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन द टू पार्ट ऑफ द एलेनिन साइकिल, ये मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ख़ास करके जो एलेनिन साइकिल होता है उसको कैटेलाइज करता है, उसका फंक्शन बता रहा है कि उसको कैटेलाइज करना इसकी फंक्शन होती है। सेलुलर डेथ अगर हो गई है यानी नेक्रोसिस अगर हो गई है तो लोकल सेल डेथ बाय ऑटो डाइजेशन, जब लोकल सेल डेथ हो जाती है तो उसमें ऑटो डाइजेशन होता है, वो खुद सेल के लाइसोसोम्स खुद उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। सम ऑफ सेलुलर चेंजेस आफ्टर लोकल सेल डेथ एंड प्रोसेस ऑफ सेलुलर ऑटो डाइजेशन, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जब लोकल सेल डेथ हो जाता है तो उसमें सेलुलर ऑटो डाइजेशन होती है। ऑटोलाइसिस एंडिंग ऑफ डेथ सेल बाय ओन एंजाइम, ऑटोलाइसिस किसे कहते हैं कि ये जब उसके ख़ुद के एंजाइम उसके डेथ सेल्स को एंड करते हैं, उनके ख़ात्मे के लिए आ जाते हैं, तो इसको हम ऑटोलाइसिस कहते हैं। तो उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस है, कैरियोलाइसिस है कि न्यूक्लियस की डिसोल्यूशंस और क्रोमेटिन की लाइस हो जाती है, उसके ख़ुद के एंजाइम्स जो है वो इस पर एक्ट करके लाइसिस करते हैं। पिक्नोसिस या कैरियोपिक्नोसिस जिसे हम कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियस जो है उसकी क्लम्बिंग और उसकी श्रिंकेज हो जाती है। और कैरियोरेक्सिस जिसे हम कहते हैं कि न्यूक्लियस की फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। तो ये कुछ प्रोसेस है जो कि लोकल सेल डेथ और ऑटोलाइसिस इनकी वजह से हो जाती है।
अच्छा स्टूडेंट्स, ये रेफरेंस है, अगर इस आप लोगों ने इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ना है तो आप इन रेफरेंस से इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ तक ये चैप्टर आप लोगों का चैप्टर 4 ट्रामा एंड सेल इंजरी कंप्लीट हो चुका। अब इसके बाद हम चैप्टर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप लोगों को किसी एरिया पे कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं या तो कमेंट सेक्शन में और या तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।